रिपीटेड ग्लूकोज स्पाइक्स के क्या खतरे हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल और डेमेंशिया में क्या संबंध है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेमेंशिया और अल्जाइमर्स डिसीज की रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब एक ज़माने में ज़्यादा शुगर खाने से ओबेसिटी का खतरा होने की बात की जाती थी और आज भी की जाती है, और नरिशिंग काका चैनल पर ऑलरेडी कई वीडियोस में मैं इस बात को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन जो नई ऑनगोइंग साइंटिफिक रिसर्च हमारे सामने उभर कर आ रही है वो साफ साफ बताती है कि ज़रूरत से ज़्यादा शक्कर खाने से या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से ओबेसिटी का खतरा तो खैर होता ही होता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का खतरा तो होता ही होता है, लिवर सिरोसिस या किडनी प्रॉब्लम्स का खतरा तो बना ही रहता है, लेकिन इसके अलावा इसका दुष्प्रभाव हमारे ब्रेन पर या हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। अब आज से लगभग 10 साल पहले सन 2013 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया था कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स में जो जंप्स आते हैं उनका आगे चलकर डेमेंशिया होने या न होने की संभावना पर बड़ा फर्क पड़ता है। और जो परेशानी करने वाली बात थी उस स्टडी में वो ये कि ये बात सिर्फ डायबिटीज़ के मरीजों पर ही लागू नहीं होती बल्कि ऐसे लोगों पर भी लागू होती है जिन्हें कि डायबिटीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ नहीं है, जिसका मतलब कि मेरी बॉडी की ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट कैपेसिटी नॉर्मल है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि मैं ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे फूड प्रोडक्ट्स खाता हूं जिनकी वजह से मेरे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में एक दिन के दौरान बहुत सारे इरेटिक जंप्स आते रहते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उनसे आज कुछ भी ना हो, अगले 2-4 हफ्तों में शायद कुछ भी ना हो, अगले 1-2 सालों में भी शायद कुछ भी ना हो, शॉर्ट टर्म में कुछ ना हो, लेकिन आज से 10-20-30 साल आगे चलकर मुझे डिमेंशिया होने की रिस्क बढ़ जाएगी। अब जहाँ तक ब्लड ग्लूकोज जंप्स का सवाल है, हमारे देश में लगभग हर व्यक्ति कम से कम 3 स्टैंडर्ड मील्स तो खाता ही खाता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जिसका मतलब है कि उनके ब्लड ग्लूकोज में 3 बार तो जंप आता ही आता है। लेकिन अधिकतर लोग इनके अलावा और भी कई छोटे छोटे मील्स या स्नैक्स या स्वीट ड्रिंक्स टाइम टू टाइम खाते पीते रहते हैं। कई केसेस में इनकी शुरुआत ब्रेकफास्ट के पहले ही हो जाती है। सवेरे सवेरे अक्सर हमारे देश में अधिकतर लोगों को चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है, जिसमें दूध भी होता है और शक्कर भी मौजूद होती है, और कई लोग इसके साथ खारी बिस्किट्स या डाइजेस्टिव बिस्किट्स या टोस्ट जैसी चीज़ें भी खाते रहते हैं। तो पहला ब्लड ग्लूकोज में बड़ा सीरियस जंप तो वहीं आ जाता है, क्योंकि इस तरह के बिस्किट्स में मैदा भी होता है और शक्कर भी होती है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट और फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच लोग अक्सर फिर से चाय पीते हैं या शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, या फिर कुछ स्नैक्स या कुछ केक्स या कुकीज़ या बिस्किट्स जैसी चीज़ें खाई जाती हैं। और इन सब का नतीजा होता है ब्लड ग्लूकोज में एक और बड़ा जंप। और इसी तरह की प्रक्रिया फिर लंच और डिनर के बीच में भी 1 या 2 बार रिपीट होती है, कहीं 4 बजे तो कहीं शाम को 7 बजे। और इस तरह के जितने ज़्यादा जंप्स एक दिन के दौरान किसी व्यक्ति के ब्लड ग्लूकोज में आते रहते हैं, उस व्यक्ति की ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ उतनी ही कमज़ोर होती जाती है। और उसका फिजिकल लेवल पर तो खैर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, मेंटल लेवल पर भी दुष्प्रभाव होते हैं। बर्लिन की शारिते यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के साइंटिस्ट की एक टीम ने पाया कि बड़ी मात्रा में शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को तो खैर नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, इसके फंक्शन में, जिसे कि ब्रेन फंक्शन कहा जाता है, उसमें भी कमी आती है। उन्होंने पाया कि एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल्स और हेल्दी एडल्ट्स में याददाश्त की कमी में गहरा संबंध है, और उनका कंक्लूजन भी यही था कि आगे चलकर ये लोगों में डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ा सकता है। इनफैक्ट आज की तारीख में कई साइंटिस्ट अल्जाइमर्स डिसीज़ को टाइप 3 डायबिटीज़ के नाम से ही पुकारते हैं, और वो इसलिए क्योंकि अल्जाइमर्स डिसीज़ के शुरू होने के पीछे भी टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह ही एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब परेशानी वाली बात यह है कि ये जो डिमेंशिया की बीमारी है ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि इस बीमारी में हमारे
हाथ पांव तो खैर ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग की हालत सही नहीं रहती। हमारा हार्डवेयर तो बाहर से ठीक ठाक दिखता है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक तरह से, आज की कंप्यूटर की भाषा में कहें तो, करप्ट हो जाता है। वो काम कर देना बंद कर देता है। सबसे पहली समस्या मेमोरी लॉस की होती है। डिमेंशिया के अधिकतर पेशेंट्स रिसेंट इवेंट्स को याद नहीं कर पाते, अभी हाल में ही गुजरी हुई घटनाओं को भी भूल जाते हैं। वे अपने सगे संबंधियों के नाम भूल जाते हैं। यदि उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट फिक्स किया होता है तो वे उसे याद नहीं रख पाते। इसके अलावा उन्हें बातचीत करने में भी मुश्किल होती है। वे अक्सर किसी चीज को या किसी घटना को डिस्क्राइब करने के लिए सही वर्ड्स, सही शब्द नहीं ढूंढ पाते। कई बार आपकी सीधी सच्ची बात उनकी समझ में नहीं आती और इसके चलते अक्सर वे अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों के साथ हो रही किसी बातचीत में, किसी डिस्कशन में भाग नहीं ले पाते। नेचुरली इन सब के चलते ना तो वे अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाते हैं, ना ही अपने घर का रख रखाव ठीक से कर पाते हैं। और ये सब बातें तो खैर दूर, अक्सर वे अपनी दवाइयाँ, अपनी मेडिसिन तक लेना भूल जाते हैं। और इन सब के चलते जैसा कि आप समझ सकते हैं कि डिमेंशिया के मरीजों में अक्सर जिंदा रहने की भी कोई खास तमन्ना बाकी नहीं रहती। उनमें कोई भी हेल्दी एक्टिविटीज या हॉबीज को परस्यू करने की इच्छा नहीं होती। वे अपने आसपास के लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। यदि वे एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही रहते हैं। कभी कभार जब वे घूमने निकलते हैं तो बिना पर्पस के कई घंटों तक फिर घूमते फिरते रहते हैं। और उस हालत में, गॉड ब्लेस देम, उनके सगे संबंधी परेशान हो जाते हैं। अब ये बात सही है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 1-2 दिन, 2-4 हफ्ते तक ज़रूरत से ज़्यादा मिठाइयाँ खाता रहता है या जंक फूड या बेकरी प्रोडक्ट्स खाता रहता है तो उसे डिमेंशिया नहीं हो जाएगा। ये बात समझने जैसी है। लेकिन डिमेंशिया की सिम्टम्स पूरी तरह से डेवलप होती हैं गलत खाना खाने के 5, 10, 15, 20, 25 सालों के बाद। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जब तक वो सिम्टम्स हमें साफ साफ तरीके से दिखाई देने लगती हैं तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है, तब तक बहुत देर हो गई होती है। तब तक उस हालत में डिमेंशिया को रिवर्स कर पाना आसान नहीं होता और इसीलिए समझदारी डिमेंशिया को अवॉइड करने में है। और जैसे जैसे मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज हमें बताती हैं कि अधिकतर केसेस में ये एक मेटाबॉलिक डिसीज है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हमारे खाने पीने की गलत चॉइसेस का ही नतीजा है। तो इस बात को सुनने के बाद सबसे बड़ी उम्मीद तो यही पैदा होती है कि यदि ये हमारी गलत खाने पीने की चॉइसेस का नतीजा है तो उन गलत खाने पीने की चॉइसेस को सुधार कर हम इस डिमेंशिया को आसानी से अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसीलिए जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं इस तरह की रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बाजार में बनी हुई चीज़ें, जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स और इस तरह की अन्य सभी चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। कम से कम डेली बेसिस पर तो अवॉइड करता ही हूँ। कभी कभार किसी सोशल प्रेशर के चलते 2-4 महीने में यदि मैं पिज्ज़ा का एक छोटा सा वेज या किसी प्रसाद के रूप में एक पेड़ा खाना पड़ता है तो वो खा लेता हूँ, वो दूसरी बात है। लेकिन डेली बेसिस पर मैं इस तरह की चीज़ों को अवॉइड ही करता हूँ। और अच्छी बात यह है कि अब इस तरह की चीज़ों को काफ़ी समय से अवॉइड करने के बाद मुझे इस तरह की चीज़ों में कोई विशेष स्वाद भी नहीं आता। दरअसल आज की तारीख में मुझ में स्वीट टूथ जिसे कहा जाता है उसके जैसी कोई चीज़ बची ही नहीं है मेरे अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई साधु सन्यासी हो गया हूँ। मैं आज भी बेहतरीन टेस्ट को पसंद करता हूँ, लेकिन कम से कम मैं स्वीट टूथ का गुलाम नहीं हूँ। अब ये तो हुई मेरी बात, लेकिन मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि कई लोगों के लिए इस तरह के रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह के जंक फूड्स, इस तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स या मिठाइयों को अवॉइड करना उतना आसान नहीं होता जितना कि मेरे लिए था या है। और इसीलिए यदि आप भी किसी ऐसे परिवार में रहते हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें लगातार डेली बेसिस पर खाई जाती हैं और आप चाहकर भी उनको अवॉइड नहीं कर पाते, तो उस हालत में कम से कम आप उन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, उन ओबेसोजेनिक फूड प्रोडक्ट्स के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के लिए मेरी ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल किट का जिक्र मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में अलग अलग जगह पर कर चुका हूं, लेकिन यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आज यहाँ एक बार फिर से मैं उसके बारे में बता सकता हूं। इस टूल किट में ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से पहले 1 कप फ्लैक्ससीड टी या 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून सीलियम हस्क मिलाकर पी लें
और उसके बाद में वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। ऐसा करने से फ्लैक्सीड या सीलियम हस्क में पाए जाने वाला फाइबर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर देगा। दूसरा तरीका है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से 5-10 मिनट पहले 1 या 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में मिलाकर स्ट्रॉ की सहायता से पी लें और फिर बाद में उन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को खाएं। ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने का जो तीसरा तरीका है वो है कि इन कार्बोहाइड्रेट्स को खाने के तुरंत बाद आप आधा घंटा पैदल चलें। यदि आपके पास आधा घंटा समय नहीं है तो 15-20 मिनट पैदल चलें। इस तरह से पैदल चलने से या कोई बहुत ही माइल्ड एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स में होने वाली मूवमेंट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को डेली लाइफ में अवॉइड करने की कोशिश करता हूं, लेकिन यदि किसी कारणवश मैं उन्हें अवॉइड नहीं कर पाता तो उस हालत में मैं इसी ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल करता हूं। और मुझे लगता है कि आज से 20-30-40 साल बाद होने वाली डिमेंशिया की रिस्क को कम करने का ये एक बहुत ही आसान ज़ीरो कॉस्ट तरीका है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि यदि मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति ये सब कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो डिमेंशिया जैसी बीमारियों के खतरों को पहचानने की, एक्सेसिव शुगर के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म खतरों को समझने की, और फिर अपनी डेली डाइट में इस तरह के चीज़ों के कंज्यूमशन को कम करने की।